Hello and welcome again. My name is Sukan and today we will discuss Indian polity. ये सीडीएस तो इंडियन पॉलिटी, ठीक है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास है एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लक्ष्मीकांत सभी पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ये क्लास देखने के बाद पढ़ना और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलो शुरू कर। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान क्या है? ठीक है, तो सभी ने संविधान की ये कॉपी देखी होगी, इसमें बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है। तो ये संविधान की कॉपी। ये बना कैसे संविधान, क्या है इसकी हिस्ट्री? तो इन 1934 एम एन रॉय, दिस इज एम एन रॉय, was proposed that the India of a constituent assembly for, that means in 1934 एम एन रॉय, ये एम एन रॉय साहब, इसने आइडिया प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम इन 1934 इन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया था कि इंडिया का एक अपना संविधान सभा और संविधान होना चाहिए, आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। ओके, उसके बाद का जो डेवलपमेंट है 1935, जस्ट एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया था ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स इन 1934 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ऑफिशियली डिमांड किया था कि इंडिया का ये क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, जिसमें सभी लोग जो भारतीय लोग हैं वो सभी मिलकर भारत का संविधान क्या होगा, कैसा होगा, वो डिसाइड कर सकते। ठीक है, इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। अभी इसके बारे में बात करेंगे। विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ दो बात लिखा हुआ, एक है अडल्ट फ्रेंचाइज, एक है विदाउट इंटरफेरेंस। दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जब हमारा संविधान सभा बने, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, तो यहाँ कोई बाहरी ना हो। जैसे बहुत सारे अंग्रेज तो थे, वो बैठना चाह रहे थे यहाँ पे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ये विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब कोई भी बाहरी लोग यहाँ पे ना बैठ के और हमारे संविधान को ना लिखे ना बनाए, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और एक था अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइजिंग दैट मीन्स जो बड़े लोग हैं, जैसे बच्चे तो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो बड़े लोग हैं वो चुन कर आए, उसका चुनाव हो कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा हमारे संविधान बनाने के लिए, और वो चुन कर आए और वो हमारा संविधान को लिखे और बनाए। ठीक है, तो यही बोलता है यहाँ कि 1938 जवाहरलाल नेहरू on the behalf of the Indian National Congress declare that the Constitution of India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. ओके, उम्मीद करते हैं समझ गया होगा एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है और विदाउट इंटरफेरेंस क्या है। ठीक है, हम सभी जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी कब, 1939 to 1945 के बीच चल रही थी वर्ल्ड वॉर, और ये था वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स का पार्टिसिपेशन। तो ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुल्ड इंडिया इनटू वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियंस। दैट मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन सोल्जर को बिना इनसे पूछे, बिना भारत से पूछे, वो क्या कर रहे थे, सभी को वॉर में धकेल दे रहे थे कि तुम हमारे साइड से लड़ो, बिना इंडियन से पूछे इसको वॉर में धकेला जा रहा था और इंडिया इसको अपोज कर रहा था। तो इसके लिए इंडिया ने कहा कि इंडिया डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। दैट मीन्स कि हमें पूरी तरह से आजादी दे दो, हम तुम्हें
वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे, हमारे सैनिक सपोर्ट करेंगे तुम्हें। अगर तुम अंग्रेज को बोल रहे थे कि अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देते हो तो इसी के रिस्पॉन्स में द रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन डिमांड वाज कॉल्ड द ऑगस्ट ऑफर। इसी को क्या बोलते हैं, ऑगस्ट ऑफर। ये कब आया था, ऑगस्ट ऑफर 1940 में। कि इंडिया इस बात से काफी नाराज था कि इंडियंस को बिना उनसे पूछे वो वॉर में धकेला जा रहा, और इंडिया इसके बदले क्या मांग रहा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहा था कॉलोनियल रूल, मतलब अंग्रेजों का जो रूल था कि तुम चले जाओ, हमें आजाद कर। तो इसी के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया को जो भेजा और जो कहा उसको, उसी को क्या बोला जाता है, द ऑगस्ट ऑफर। क्या बोला जाता है उसको, द ऑगस्ट ऑफर। The right of Indians to write their own constitution was recognized for the first time. That means फर्स्ट टाइम यही अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने माना कि जो इंडिया का जो संविधान होगा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो सिर्फ इंडियन ही लिखेगा। द राइट ऑफ इंडियंस टू राइट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको फर्स्ट टाइम मान्यता मिला, कहां से, अंग्रेज। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, कंटिन्यू करते हैं इसको। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज क्या, लेकिन वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने से मना कर दिया, और इसके लिए उन्होंने कहा कि क्या रखा, डोमिनियन स्टेटस। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन मतलब जो भी वाइसराय काउंसिल है उसमें जो मेंबर है उसको बढ़ाया जाएगा और इंडियंस को ज्यादा पार्टिसिपेट किया जाएगा। अब ये क्या आ गए, वाइसराय काउंसिल क्या है, तो जो अंग्रेज जहां से रूल करते थे, जो अभी का जो राष्ट्रपति भवन है वो पहले का क्या था, वो पहले था वाइसराय हाउस। और अभी जैसे प्रेसिडेंट का रूल है, पूरे इंडिया पे कंट्रोल है, ऐसे करके चलाता है। तो उस टाइम कौन चलाता था इंडिया को, तो वाइसराय। और उसका जो काउंसिल था, दैट मींस वाइसराय हेड हो गया, इसके अंदर बहुत सारे गवर्नर काम करते थे, उसके अंदर बहुत सारे ये काम करते थे, लाइक इस तरह से। तो उसी को क्या बोलता था, उसी को बोला जाता था वाइसराय काउंसिल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल दिया और उसमें कहा कि जो वाइसराय काउंसिल है उसको बढ़ाया जाएगा और बहुत सारे इंडियंस को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जो 3-4 चीजें थी, लाइक डिफेंस, क्योंकि हमारे सैनिक काफी मजबूत थे, फाइनेंस और होम अफेयर एंड रिपब्लिक ऑफ इंडियन सर्विसेज, ये 4 को अपने पास रखना चाहते थे और बाकी के लिए इंडियंस को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते। ठीक है, लाइक डिफेंस पे उसका कंट्रोल रहेगा, फाइनेंस पे उसका कंट्रोल रहेगा, होम अफेयर पे उसका रहेगा, और जो रिपब्लिक सर्विस ऑफ इंडिया था, जैसे अभी का जो IAS IPS ये सब होता है, इन सब पे उसका कंट्रोल रहेगा। और बाकी के लिए बोला था कि बाकी का जो पोस्ट बचेगा उसमें इंडियंस को लीड करने का मौका दिया जाए। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इंडिपेंडेंस देने के लिए रिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूज टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो पूरी तरह से आजादी देने के लिए नहीं माना था, रिफ्यूज कर दिया। तो यही था क्या, ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, तो वर्धा काउंसिल में INC ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये है क्या, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी को पता है INC, ये हर साल क्या होती थी, अलग अलग जगह पे मीटिंग होती थी, बहुत सारे, और इसका बहुत सारे सेशन होता था, जैसे INC कलकत्ता सेशन, INC लाहौर सेशन, ये सब सभी सुना होगा। ठीक है, INC बॉम्बे सेशन। तो इसी तरह से हर साल अलग अलग जगह मीटिंग होती थी, जो इंडिया का जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनका, वो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब वर्धा में उसके अगस्त ऑफर के जस्ट बाद जब वर्धा में सेशन हुआ था, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, किसको, अगस्त ऑफर। ठीक है, और उसके बाद नेहरू जी ने कहा था कि जो डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट है, डेड एट डोरनेल। ये FCAT में एक बार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगस्त ऑफर के बाद नेहरू जी ने क्या कहा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि डेड एज डोरनेल। एंड इसके बाद गांधी जी ने क्या कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने कहा था
कि हमारे और जो अंग्रेज ब्रिटिश के बीच जो खाई है उसको इस ऑगस्ट ऑफर ने और बड़ा कर दिया है। गांधी जी सेड द डिक्लेरेशन हैड वाइडेंड द गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश, कि इंडियंस और ब्रिटिश रूल का जो खाई है वो इस ऑगस्ट ऑफर ने बड़ा कर दिया है। ओके, तो ऑगस्ट ऑफर हो गया, इंडिया ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद आया क्या, इसके बाद आया क्रिप्स मिशन। फिर अंग्रेजों ने क्या भेजा था, अंग्रेजों ने इसके बाद भेजा था क्रिप्स मिशन। ये कब भेजा था, 1942। वो कब आया था, अगस्त ऑफ 1940। क्रिप्स मिशन इसको कौन हेड कर रहे थे, तो हेडेड बाय स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स इसको हेड कर रहे थे। इसमें क्या था, इसमें था कि इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडियन पीपल, दैट मीन्स जो संविधान बनेगा उसके लिए जो सभा होगी, संविधान सभा में इलेक्टेड पीपल होंगे, इलेक्टेड इंडियन पीपल, असेंबली ऑफ द इंडियन पीपल, वो सिर्फ इंडियन पीपल का ही यहाँ होंगे, बाकी का कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं। और इसमें क्या बोला था कि डोमिनियन स्टेटस अभी वो बोल रहा है। डोमिनियन में आधा पे हम राज करते हैं, आधा पे तुम। जैसे बहुत सारे भारत में मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये वो बोले थे जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमें रखने दो, बाकी का तुम। तो उसी में बोलता है, उसी को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। और एन इक्वल पार्टनरशिप ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन क्या है, कि जिसपे अंग्रेजों ने बहुत सारे कंट्री पे रूल किया है, तो इन सभी का एक क्या है, एक ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ। सभी ने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम भी होती है। तो कॉमनवेल्थ गेम में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जिसपे अंग्रेजों ने रूल किया था, यही। ठीक है, तो ये डोमिनियन स्टेटस अभी भी रखना चाहते थे। और क्या बोला था क्रिप्स मिशन में, कि इक्वल पार्टनरशिप ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और ये इंडियन डिफेंस को हमेशा रखना चाहते थे, इंडियन डिफेंस सेक्टर। क्यों इंडियन डिफेंस सेक्टर, क्योंकि हमारे सैनिक काफी मजबूत है शुरू से। ठीक है, इसीलिए वो डिफेंस को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। ये था क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बाद किसने किसने क्या बोला वो देखते हैं। गांधी जी कॉल्ड द क्रिप्स मिशन अ पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक चेक जिसका वो एक्सपायर हो गया है, ऐसा को किसने कहा था, तो ये गांधी जी ने। और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब ना तो क्रिप्स मिशन को किसी ने एक्सेप्ट किया, ना तो अगस्त ऑफर के किसी ने एक्सेप्ट। दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों रिजेक्ट हो। ठीक है, ये थे क्रिप्स मिशन का स्टैफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन को लीड कर रहे हैं। इसके बाद क्या आया, क्रिप्स मिशन के बाद क्या आया, क्रिप्स मिशन के बाद आया कैबिनेट मिशन। और ये कब आया, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये देखो गांधी जी का ये जो फोटो है, ये जो नोट में लगी होती है, ये यही वाइसराय है उसका ये फोटो है। अभी का जो राष्ट्रपति भवन है उसको पहले क्या बोलते थे, वाइसराय, और इसी का ये फोटो है। तो अभी इसमें नोट्स में लगे होते। कैबिनेट मिशन कौन कौन थे, लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी एक्जेलेंडर, ये तीन लोग थे कैबिनेट मिशन प्लान में। ये तीन लोग लीड कर रहे थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव एक था कि फॉर्मुलेट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए। एक इंटरिम गवर्नमेंट जो कि जब तक संविधान लिखा ना जाए, जब तक देश को चलाने वाला कोई चाहिए, तो उसके लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है, और इंटरिम गवर्नमेंट कब से कब तक चला, 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947, मतलब जब देश आजाद हो गया तब तक ये चला। ठीक है, ये था इंटरिम गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन था, ये वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वेंकट वेविल। ये फरवरी 1946
1947 तक। उसके बाद ये चेंज हो गया, कौन बना, लॉर्ड माउंटबेटन बना, और ये कब तक चला, 1947 तक। ठीक है, टिल नहीं, ये यहाँ से हटा टिल फरवरी 1947, इसके बाद से ये बन गया, कौन, माउंटबेटन। ठीक है, कमांडर इन चीफ तभी देख लो। वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन कौन था, जवाहरलाल नेहरू। होम अफेयर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन था, सरदार पटेल। एग्रीकल्चर एंड फूड कौन था, एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर कौन था, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बाद कॉमर्स मिनिस्टर इब्राहिम इस्माइल, और ये बगल में लिखा हुआ है एमएल, दैट मींस ये मुस्लिम लीग पार्टी से था, और आईएनसी दैट मींस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सभी में लिखा हुआ है आईएनसी, आईएनसी सभी में। ऑब्वियसली नेहरू जी आईएनसी के ही थे, तो आईएनसी यहाँ। ये सब बाहरी थे तो इन सब ने नहीं लिखा, ये सब अंग्रेज के थे तो ये सब नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एजुकेशन एंड आर्ट्स सी राजगोपालाचारी आईएनसी। हेल्थ मिनिस्टर ये लेबर लॉ, सारा कुछ लिखा हुआ है, सभी एक बार देख। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखो एफकेट में ये पूछा हुआ है कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, कौन थे, बलदेव सिंह। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, लियाकत अली खान, ये मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये है इंटरिम गवर्नमेंट। जैसे ऐसे अभी कैसे गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर अभी है, तो उस टाइम भी थे कुछ जो भी इंपॉर्टेंट लोग थे, उसको बना दिया गया ताकि देश जो है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। कब तक, जब तक पूरा संविधान बन के और इलेक्शन ना हो जाए, तब तक ये ऐसा रहे। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कॉम्पोजिशन क्या था, कि कौन कौन थे, कैसे थे, क्या ऐसा कैसे बना, नहीं बना, ये सारा कुछ देखते। ठीक है, तो बोलता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज constituted in November 1946 under the scheme formulated by कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, ये है कब आया, 1946 में। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, और जब तक संविधान बन ना जाए, जब तक के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए। ठीक है, ये है उस टाइम का फोटो सभी। तो ये क्या है कि कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए, कैबिनेट मिशन प्लान में सारा कुछ लिखा हुआ था, कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो ये उसी के, हमारा जो संविधान है वो इसी मिशन पे बना है, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो इसका फीचर स्कीम क्या थे, तो बोला जाता है कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। कितना लोग था, 389 पीपल उस टाइम। ऑफ द 296 seats were allotted to the British India and 93 seats of the princely state। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। तो देखो, इससे पहले हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो अंग्रेज जो थे उसका रूल करने का तरीका दो टाइप से था। एक, जैसे पहले वो आया, मान लो ये वो एक एरिया है, ठीक है, तो अगर देखा कि यहाँ का शासक क्या है, कमजोर है या कुछ है, तो ये क्या करता था, डायरेक्ट इस पर अटैक करके इसको अपने कब्जे में ले लेता था। और देखता था कि कोई यहाँ पे पहले से ऑलरेडी कोई राजा रूल कर रहा है, कोई बड़ा राजा है, ताकतवर है, तो उसको क्या करता था, बोलता था ठीक है तुम्हें रूल करो इस पे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस तुम इतना मंथली में इतना पैसा हमें दे देना, बाकी तुम्हें इस पे रूल करो। ठीक है, तो ऐसे का था। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे प्रिंसली स्टेट। और जो डायरेक्टली ऐसे करते थे, जो जिस पे डायरेक्ट कंट्रोल था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे ब्रिटिश। उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, उसको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। आउट ऑफ 296, तो टोटल कितना था, टोटल 389 था, उसमें 93 जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स के, और 296 सीट जो था, 296 सीट्स जो था वो क्या था, वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड। ठीक है,
और ये 296 सीट थे अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया। इसमें से 296 में से 292 मेंबर वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अब देखो, जो अंग्रेज का अपना था, जिसमें ये प्रिंसली स्टेट से छोड़कर जिसमें अंग्रेज का डायरेक्ट कंट्रोल था, तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, उसमें भी ये अपने अधिक ये इसका जो अपना गवर्नेंस सिस्टम था, इसमें दो टाइप के एरिया था। पहला पहला था पहला ये था, ये 292 सीट्स वाले थे। ये इसमें क्या करता था, इसमें एक गवर्नर को असाइन करता था कि इस एरिया का गवर्नर ये है, सभी सुना होगा इस एरिया का गवर्नर ये है और यही यहाँ पे रूल कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ दो थे, कुछ नहीं, टोटल 4 ऐसे थे जहाँ पे ये क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, मतलब यहाँ ये क्या था, ये कमिश्नरेट था और ये क्या था, गवर्नर वाला था, ये कमिश्नरेट वाला था। जैसे अभी भी देख सकते हैं बहुत सारे, एक होता है यूटी और एक क्या होता है, फुली स्टेट होता है, एक होता है यूटी। तो यूटी में क्या होता है, यहाँ पे गवर्नर भेजा जाता है यूटी में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और बाकी का जो होता है वहां पे क्या होता है, बाकी का जो वहां का स्टेट होता है, वहां के सीएम जो है वो रूल करते हैं। तो कुछ इसी तरह से 100% सेम नहीं, कुछ इसी तरह का मिलता जुलता कंसेप्ट था कि एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ये गवर्नर भेजते थे और एक ऐसा जहाँ पे ये कमिश्नर थे, ठीक है, कमिश्नरेट। तो 296 सीट्स में से 296 सीट में से 292 क्या था, ये था गवर्नर प्रोविंसेस का, और 4 सीट वो था, ये क्या था, ये था चीफ कमिश्नर वाला, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है, सभी में से एक एक। अब देखो बोलता है कि ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट क्या था, तो ग्रुप ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल। हाँ, एक और कंसेप्ट था कि अगर स्टेट छोटा है तो वो क्या करता, 2-3 को एक साथ मिला देता, ठीक है, 2-3 को एक साथ मिला देता। जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो देखना क्या सभी डिस्ट्रिक्ट का एक एक लोकसभा है, तो नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट छोटा है उसमें क्या किया गया, 2 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट को एक में मर्ज करके एक लोकसभा का सीट बना दिया गया, ठीक है, एक लोकसभा का सीट बना दिया गया। और जो बड़ा है उसमें एक ही, या कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत बड़ा होते हैं तो उसी में 2 बना दिया गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही कंसेप्ट था, ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट वर अलॉटेड टू सीट्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, मतलब जहां का जैसा पॉपुलेशन है उसके अनुसार उसी पे कुछ रखा गया है, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग सीट को वहां पर अलॉट किया गया है। रफली 1 सीट वर टू अलॉटेड टू द एवरी मिलियन पर्सन, मतलब 1 मिलियन पीपल के लिए, 1 मिलियन लोगों के लिए वहां से एक सीट दिया गया, 1 मिलियन लोगों के लिए एक सीट दिया गया कि कोई 1 मिलियन में से कोई एक लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। बोलता है कि सीट्स अलॉटेड टू द each British provinces were to be divided among the 3 principal communities, Muslim, Sikh and General। मतलब टोटल जैसे अभी होती है ना ST SC OBC ऐसे करके, तो उस टाइम ऐसा था कि एक सीट जो था वो मुस्लिम के लिए था और क्या सिख के लिए था और जनरल के, मतलब जो इन दोनों में नहीं आते हैं वो जनरल में आएंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ प्रोपोर्शन में जितना पॉपुलेशन था उसका कुछ ऐसा प्रोपोर्शन है, मुस्लिम, सिख और जनरल, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया। The representative of the each community were to be elected by the member of that community in the provisional legislature assembly and voting was to be by the method of proportional representation by means single transferable। मतलब उस टाइम का इलेक्शन क्या कैसा हुआ, क्या डायरेक्ट वोट दिया था, तो नहीं, डायरेक्ट वोट नहीं दिया था, कैसा दिया था, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब क्या हुआ कि अभी का जैसे राज्यसभा में जो चुनाव होता है उस टाइप का उस टाइम हुआ था, किसके लिए, संविधान सभा के लिए, ठीक है, संविधान सभा के लिए उस टाइम
ऐसा हुआ था, ऐसा वोटिंग हुआ था, डायरेक्टली नहीं हुआ था। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। और जो ये तो हो गया ब्रिटिश इंडिया का, ये कहानी था ब्रिटिश इंडिया का कैसे गया। अब आते हैं प्रिंसली स्टेट पे। तो प्रिंसली स्टेट पे क्या हुआ था कि वहां का जो राजा था वो किसी आदमी को चुन लिया कि चलो हमारे लिए ये रिप्रेजेंट, चलो ये वो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको किसी को एक को चुन दिया राजा। तो इसलिए बोलता है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंस। जो भी वहां का राजा था वो उसको चुन दिया, एक आदमी को भेज दिया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड फॉर। हम लोग अब समझ सकते हैं कैसे कि क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया वाले थे, जो ब्रिटिश इंडियन थे, जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, वो सब क्या किया था, कैसा भी इलेक्शन हुआ लेकिन क्या हुआ था, वहां इलेक्टेड लोग आए थे। लेकिन यहाँ जो है, जो प्रिंसली स्टेट है, ये सीधा का सीधा क्या किया था, नॉमिनेट किया था कि चलो मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं इसको नॉमिनेट करता हूँ कि ये जाके संविधान सभा में बैठेगा, दैट मीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बैठेगा। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि आधा ये क्या था, इलेक्टेड था और आधा नॉमिनेटेड था। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता, इसलिए ये जो क्वेश्चन आता है तो उसका स्टेटमेंट में ये आता है, क्वेश्चन जब आते हैं पॉलिटी के उसका स्टेटमेंट में ये आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्ट ऑफ, ये क्या था, पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। नेक्स्ट है कि द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 296 सीट, क्योंकि बाकी का 93 जो था वो प्रिंसली स्टेट का था और वहां तो नॉमिनेटेड हुआ था, तो इलेक्शन तो सिर्फ 296 सीट पे हुआ था। तो द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946 में यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था, किसके लिए, 296 सीट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें से 208 सीट किसने जीता था, आईएनसी जीता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना जीता था, 208 सीट। एंड मुस्लिम लीग कितना जीता था, 73 सीट। और कुछ कुछ स्मॉल ग्रुप्स थे वो 15 सीट थे अलग अलग। जैसे अभी कैसे होता है, लगभग ऐसा है कि जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, लेकिन वहां का कुछ इंडिविजुअल लोग तो भी हैं, वो भी तो डायरेक्टली चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा ही तो कहीं कहीं से वो क्या होता है, वो भी जीत जाते हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे ही उस टाइम भी 15 सीट पे ऐसा ही हुआ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन हो गया था। अब बोलता है हाउएवर 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट were not filled as they decided to stay away from constituent assembly। लेकिन उस टाइम तो बोल लिया था कि हम 93 सीट्स पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करेंगे, लेकिन अब ये बोलते हैं कि नहीं, हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे। ये डिसाइड किए कि स्टे अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise। क्या अडल्ट फ्रेंचाइजी, अभी अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, तो 18 थी है, जिसका 18 साल हो गया वो डायरेक्टली वोट दे सकता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो क्या था कि जो 21 साल के लोग हैं वो वोट दे सकते थे, इसको घटा के 18 कर दिया। कौन सा अमेंडमेंट से किया, सभी कमेंट में बताओ, नहीं तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। सभी कमेंट में बताओ कि 21 साल से 18 साल किस अमेंडमेंट से किया गया। ठीक है, बोलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम। द असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पर्सियन, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, एसटी, एससी इंक्लूडिंग विमेन एंड ऑल सेक्शन। दैट मीन्स कि उस टाइम जब ये 296 सीट पे इलेक्शन हुआ था उसमें सभी लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव था, मुस्लिम का था, सिख का था, पारसी का था,
एंग्लो इंडियन का था, एंग्लो क्रिश्चियन से था, ST SC विमेन सभी का रिप्रेजेंटेशन। और उस टाइम का जितना भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, जो भी फेमस फेमस पर्सनालिटीज थे, वो सभी इसके पार्ट थे। सिर्फ एक नहीं था, वो था महात्मा गांधी। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि महात्मा गांधी उतना बड़ा पर्सनालिटी होते हुए भी इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ डबल स्टार लगा दें, इसको याद रखना। अब ये देखो, ये जो इस कलर से है ये क्या है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, ये सब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC वाले। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर से है, ये मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम लीग यहाँ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ था इन सब, मतलब आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, इधर एक, और जो इस कलर वाले हैं, जो इस कलर वाले हैं से यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, और बाकी के बचे ये वाले, तो ये थे प्रिंसली स्टेट वाले। ये कौन थे, ये थे प्रिंसली स्टेट वाले, ये सारे क्या थे, प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे अभी हम लोगों से। चलो, ये है प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया 1947 से पहले, बिफोर 1947। ये ऐसा दिखता था हमारा प्यारा भारत, ये गिलगिट, जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे। तो इसमें ये वाले जो है, ये क्या है, ये प्रिंसली स्टेट है, ये सारे क्या है, प्रिंसली स्टेट है। ठीक है, और ये जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब ये ब्रिटिश इंडिया बोल लो, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल लो। ठीक है, ये हमारा प्री पार्टीशन। अब देखो, इलेक्शन हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितना सीट जीता था, 08, मुस्लिम लीग ने कितना जीता था, 73, और इंडिपेंडेंट कितना जीता था, ये टोटल मिला के कितना होगा, ये होगा 96। बाकी का जो 93 सीट्स है वो क्या है, तो प्रिंसली स्टेट के लिए। अब क्या है, अब तो इलेक्शन हो गए, बन गया, मान लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बन गया। अब संविधान सभा का काम क्या होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो इसका मेनली दो ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे पहले कि ये भारत का संविधान बनाएगा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या होगा कि एक्ट एज ए पार्लियामेंट अंटिल पार्लियामेंट, मतलब एक तो संविधान बनाएगा ही, इसके बाद ये पार्लियामेंट की तरह काम करेगा, पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। कब तक, जब तक पार्लियामेंट बन ना जाए, जब तक पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। दैट मीन्स सर इसका मतलब क्या होगा, तो मान लो अभी देश में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो कौन लेगा वो, अभी तो पार्लियामेंट ही लेती है। पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना। अभी पार्लियामेंट का काम क्या है, तो बोलेंगे लॉ मेकिंग। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज का डिसीजन लेना है तो वो कौन डिसीजन लेगा, कोई एक आदमी तो ले नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पार्लियामेंट। तो यही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यही काम करेगा किसका, पार्लियामेंट का भी यही काम करेगा, पार्लियामेंट का। तो ये दो ऑब्जेक्टिव था, ये दो काम था उस टाइम। ठीक है, सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया। अब होती है फर्स्ट मीटिंग, अब फर्स्ट मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 9, 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ। ठीक है, और इसमें मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग एंड इनिशिएटेड ऑन ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उस टाइम क्या था, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946, कहाँ हुई थी, ये सभी क्या करेगा, कमेंट में बताएगा कि ये जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहाँ हुई थी, सभी अभी कमेंट में बताएगा। तो फर्स्ट मीटिंग में जो मुस्लिम लीग था उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, वो अटेंड नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो अलग मांगने लगे कि हमारे एक अलग स्टेट दे दो, अलग देश बना दो पाकिस्तान। ठीक है, सेपरेट स्टेट, ये स्टेट में राज्य नहीं समझ लेना। ठीक है, ये सेपरेट स्टेट मतलब अलग देश की मांग करने लगे पाकिस्तान। कौन, मुस्लिम लीग।
कितना सीट था इनके पास, मुस्लिम लीग के पास? 73 सीट। ठीक है, ये डिमांड करने लगे अलग से। द मीटिंग वाज था अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर, 111। जैसे देखो टोटल कितना लोग जीते इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो 208। ठीक है, और इंडिपेंडेंट के कितना थे? 15। तो इन दोनों ने ये तो बाइकआउट कर दिया, प्रिंसली स्टेट वाले ऑलरेडी मना कर चुके थे, तो अब सिर्फ यही दोनों लोग बचे थे। तो इन दोनों मिला के बहुत सारे लोग नहीं भी आ सके कोई अलग से कारण से, तो टोटल 211 मेंबर फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ था, प्रेजेंट पर। और इसी में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। मतलब क्या, सभी तो बैठ गए, अब कौन इसको प्रिसाइड करेगा, कौन हेड होगा, ये सब बारे में किसी को नहीं पता है। तो फ्रांस, सभी जानते हैं इंडिया का भी अच्छा दोस्त है फ्रांस। तो फ्रांस में ऐसा एक प्रैक्टिस चलता है, ऐसा एक वहाँ सुविधा है कि अगर किसी चीज का मीटिंग हो रहा है तो वहां जो सबसे ओल्ड होंगे, सबसे जिसका ज्यादा एज होगा वही वही वहां का क्या होता है, किसी सभा को प्रिसाइज करता है, किसी सभा को संबोधित करता है, या चलाता है। ठीक है, तो उसी को जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, जो सबसे ओल्ड, इसी प्रथा को यहाँ भी हम लोगों ने भी फॉलो किया। और क्या किया कि जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसी को क्या बना दिया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट। क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट है उसका अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। सेकेंड मीटिंग क्या हुआ, सेकेंड मीटिंग तो 11 दिसंबर 1946। मतलब 9 को पहला हुआ, 11 को दूसरा मीटिंग। ठीक है, जस्ट इसके 2 दिन बाद। और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्टेड हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया क्या, परमानेंट प्रेसिडेंट। क्योंकि अब एक मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो यहाँ पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गया, या मतलब कौन था, टेम्पररी प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सब कुछ हो गया, सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो अब क्या हुआ, अब किसी एक को चुनना था, जो अब जब तक ये चलेगा, जब तक एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आ गया एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने डॉक्टर H.C. मुखर्जी और वीटी कृष्ण कर्मचारी को हम लोगों ने चुना क्या, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। मतलब 2 वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 2, इन अदर वर्ड्स वी कैन से 2 वाइस प्रेसिडेंट, मतलब 2 वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट। अब टोटल चलाने वाले लोग कितना हो गए, 3, 2 वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट। ठीक है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, और ये दोनों थे क्या, वाइस। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड मीटिंग कब हुआ, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 को पहला हुआ, 11 को दूसरा हुआ, और 13 को तीसरा मीटिंग। 2-2 दिन का डिफरेंस। और इसी में लाया गया क्या, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। क्या है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, तो जब हम लोग प्रेम्बल पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे क्या ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, कौन कब लाया गया, वगैरह वगैरह सारा। क्या था ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, तो यही था विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान कैसा होगा, ये सब किस विजन का होगा, क्या क्या होगा, क्या किस चीज का प्रायोरिटी दिया जाएगा, किस किन किन चीजों का नहीं दिया जाएगा। तो ये इसी में लिखा हुआ था, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। और इसको पास किया गया कब, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया। ठीक है, क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, इसमें विजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जैसे ये सब हो रहा था, सभी से चीजों सब कुछ अच्छे से आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे सभी लोग खुश हो रहे थे, तभी अंग्रेज लेकर आए
क्या इंडिपेंडेंस एक्ट दिया, इसी को बोलते हैं माउंटबेटन प्लान 1947। और इसमें क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया। किस प्लान से अलग हुआ? बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और पूछे जाने वाले कि इंडिया का पार्टीशन किस प्लान के अंतर्गत हुआ? तो माउंटबेटन प्लान। ठीक है, ये इसी को इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोलते। अब क्या हुआ, बोलता है कि माउंटबेटन प्लान था, इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्या इफेक्ट है? तो बोलता है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेट अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंटेड। मतलब जो ये प्रिंसली स्टेट वाले थे, 93 सीट्स वाले थे, जो प्रिंसली स्टेट वाले थे, ये क्या किया, ये फाइनली संविधान सभा को ज्वाइन कर लिया, इसमें आके बैठे। ठीक है, फिर अप्रैल 28, 1947 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 6 स्टेट वर पार्ट। ठीक है, अब ये अप्रैल 28, 1947 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 6 स्टेट वर पार्ट ऑफ द असेंबली। और अगर सभी लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे, उस टाइम नहीं किए थे, तो 6 स्टेट और था, वो अभी नहीं ज्वाइन कर दिए थे, वो भी अप्रैल 28, 1947 में ज्वाइन कर दिए। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑन जून 3, 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट टुक देयर सीट्स। मतलब और जो ये जून 3, 1947 को माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया दोनों के द्वारा, इंडिया के द्वारा भी और पाकिस्तान के द्वारा भी। तो दैट मीन्स अब ये फिक्स हो गया था कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे। तो ये फिक्स होने के बाद कि और जो लोग ज्वाइन नहीं ज्वाइन कर रहे थे, जो अभी तक संविधान सभा से अलग थे, वो अपने आप को क्या किए, वापस आ गए। ठीक है, और the members of the Muslim League from the Indian Dominion also entered the। और मुस्लिम लीग के, जैसे ये लोग पाकिस्तान का डिमांड कौन कर रहे थे, मुस्लिम लीग, तो क्या सभी लोग डिमांड कर रहे थे? तो नहीं, सभी लोग नहीं कर रहे थे। तो जिसको वहां जाना था वो चले गए, बाकी के लोग क्या थे, बाकी का लोग यहाँ संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आके बैठ गए। ठीक है, तो अदर जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग का, जो वो नहीं चाहते थे, वो लोग क्या किए, वो लोग ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बोलता है कि इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबेटन प्लान के आने से क्या क्या चेंजेज हुआ। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसमें क्या क्या चेंजेज हुआ, वो हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या चेंजेज हुआ। ठीक है, तो बोलता है कि द असेंबली वाज मेड अ फुली सवर्जिन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लेस। मतलब जो मुस्लिम लीग थे वो तो बाहर चले गए यहाँ से, तो अब जो भी था वो पूरा का पूरी क्या था, सवर्जिन बॉडी था। मतलब सभी के सभी एक सोच वाले लोग, सभी के सभी एक जैसा सोच वाले लोग। तो अब जो था ये असेंबली जैसा चाहे, जो सबको अच्छा लगे वैसा संविधान बना सकता था। क्या? क्योंकि पहले जो मुस्लिम लीग और ये थे, वो लोग क्या करते कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए था, उसको प्रायोरिटी दो वगैरह वगैरह, इन सब चीजों से दोनों के बीच क्लैश हो सकता था। तो अब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये क्या हुआ, पार्टीशन का एक फायदा हुआ। ठीक है, कि ये क्या था, एक वर्जिन बॉडी बन गया विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन
इट प्लीज, मतलब ये जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकता। और ये जो एक्ट था, इंडिपेंडेंस एक्ट, empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. That means ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, ये उसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी रूल बनाया गया था इंडिया के केस में, इंडिया को रूल करने के लिए, उन सारे को क्या कर सकता था, उन सारे को ऑल्टर कर सकता था, मतलब या तो बदल सकता था या तो पूरी तरह से हटा सकता था। अगर अच्छा लगे तो रखेंगे, नहीं लगा तो अगर उसमें चेंजेस की जरूरत पड़े तो चेंज कर देता था। अगर उसको हटाने की जरूरत, ये हमारे लिए सूट नहीं है, तो उसको हटा दिए। ठीक है, और क्या हुआ चेंजेस? द असेंबली ऑल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। द असेंबली ऑल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। इन अदर वर्ड्स, two separate functions were assigned to the assembly, that is making the Indian constitution of free India and enacting an ordinary law of country। और इसी को क्या हम लोगों ने शुरू में बोला था, ये जो है ये दो तरह से फंक्शन करेगा, पहला ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और दूसरा ये पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। ये अब क्या बन गया, एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गया, एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गया जो अब रूल बनाएगा। ठीक है, तो बोलता था दिस टू टास्क, अब दो काम करना था तो इन दोनों को एक ही साथ नहीं किया जा सकता था, अलग अलग दिन में किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए द असेंबली बिकेम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमेन, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यही जो असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये फर्स्ट पार्लियामेंट बना इसका फ्री इंडिया का। तो बोला जाता है कि whenever the assembly met for the constituent body, it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसको एक और काम करना था, कौन सा काम? ये पार्लियामेंट की तरह भी काम करता था। तब जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बैठता था तब इसको कौन चेयर करते थे? जीवी वलंकर। तो इसीलिए तो पूछा जाता है कि फर्स्ट स्पीकर कौन था? इंडिया का फर्स्ट स्पीकर पार्लियामेंट का तो कौन है? याद आया सभी को? और ये दो फंक्शन कब तक चले? दिस फंक्शन कंटिन्यू टिल नवंबर 26, 1949। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा पूरा संविधान बन के हर कुछ से रेडी हो गया। ठीक है, when the task of making the constitution was over, जब ये पूरी तरह से संविधान बन के रेडी होगी। ठीक है, अब बोलता है कि द मुस्लिम लीग मेंबर्स hailing from the area included in the Pakistan withdraw from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of assembly came down to 99 as of 389. Originally fixed in 1947 under the cabinet mission plan. The strength of the, ये बोल रहा है समथिंग कि देखो पहले हमारा कितना था सीट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सीट कितना था? 389। हम लोगों ने वहां पे देखा, एक बार दोबारा देख। हाँ चलो, ये देखो टोटल सीट्स कितना था? तो 389 था। ठीक है, 389 था और ये 93 सीट्स क्या था? प्रिंसिपल स्टेट का था। अगर हम इससे आगे देखे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था? जो 73 सीट्स है ये किसने जीता था? तो ये जीता था मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग तो अब चले गए पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत सारे सीट्स क्या थे? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सीट था वो कम हो गया। तो ये पहले था 389, अब कितना हो गया? अब हो गया 299। अब सिर्फ 299 सीट्स रह गए, बाकी के लोग कहाँ चले गए? बाकी के लोग पाकिस्तान। ठीक है, और टोटल 299 हो गए। और जो पहले से सिर्फ आईएनसी का कितना सीट था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का कितना सीट था? तो बोलेंगे
296 सीट पहले उसी का था, लेकिन अब ये घट के कितना आ गया मुस्लिम लीग के जाने के बाद 229, 229 आ गया, ठीक है 229। और जो प्रिंसली स्टेट का पहले से कितना था 93 सीट्स था, वो अब कम होके कितना से आ गया 70 तक। मतलब कुछ लोग यहाँ से और कुछ लोग यहाँ से कहाँ चले गए, पाकिस्तान से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। क्या क्या इफेक्ट पड़ा माउंटबेटन प्लान आने से, क्या कुछ हुआ हम लोगों ने अभी तक देखा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बोलता है इट रेटिफाइड ऑफ द, सॉरी, और बोलता है कि ये इनके अलावा भी जो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ये किए कि इनके अलावा भी और सारे बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो बोलता है इन एडिशन टू मेकिंग द constitution and enacting of the ordinary law, the constituent assembly also performed the following function। बहुत सारे फंक्शन ये किए थे, ठीक है। तो ये बोलता है ये रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ में 1949, मतलब ये इंडिया क्या हो गया अब कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर हो गया। क्या था कॉमनवेल्थ नेशन, हम लोगों ने तुम्हें देखा। इंडिया ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया कब, जुलाई 22 1947, ठीक है। इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम कब, जनवरी 24 1950 को। क्या हुआ यहाँ नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, जुलाई 22 1940। नेशनल सॉन्ग को कब किया गया, तो ये और ये दोनों सेम डे किया गया नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो था ही, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया कब, जनवरी 24 1950 को। जनवरी 24 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया, तो इसको सभी ने इलेक्ट किया, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखें, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 1, कल होगी हमारा क्लास 2, ठीक है। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो अब हम लोग कल कमेटी उमिटी के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में कर सकता है मैसेज, या इस नंबर पे क्या कर सकता है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर 7091480953, टेलीग्राम व्हाट्सएप कुछ भी कर सकता है इस नंबर पर। अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट करो, वहां भी आंसर देने की कोशिश करेंगे, अगर वहां से ना होगा तो नंबर पे तो जरूर, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं।